जरूरी होती है। इस प्रकार इंडक्शन लेवल और इन सर्विस ट्रेनिंग के माध्यम से इन अपेक्षाओं को पूरा करने में राज्य न्यायिक अकादमियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़कर देश की सेवा करने का अवसर मिला। एक अधिवक्ता के रूप में गरीबों के लिए न्याय सुलभ कराने के कतिपय प्रयास करने का संतोष भी मुझे है। उस दौरान मैंने ये भी अनुभव किया था कि भाषाई सीमाओं के कारण वादियों प्रतिवादियों को अपने ही मामले में चल रही कार्रवाई तथा सुनाए गए निर्णय को समझने के लिए संघर्ष करना होता है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मेरे विनम्र सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कार्य करते हुए अपने निर्णयों का अनुवाद वर्तमान में 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया। कुछ उच्च न्यायालय भी स्थानीय भाषा में निर्णयों का अनुवाद करने लगे। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन अब मेरी अपेक्षाएं कुछ और बढ़ गई हैं। मैं चाहता हूं कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं, ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते हैं। देवियों और सज्जनों, कहते हैं कि आज भी हर व्यक्ति का अंतिम सहारा और भरोसा न्यायपालिका ही है। देश के साधारण से साधारण नागरिक का भरोसा न्याय व्यवस्था में बनाए रखने के लिए राज्य के अंगों के रूप में हम सभी को आगे निम्न उल्लिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। जैसे शीघ्र, सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करने की दृष्टि से टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाने, प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई को सरल बनाने तथा लोगों को उनकी अपनी भाषा में न्याय दिलाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकल्पिक न्याय जैसे आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, लोक अदालतों के दायरे का विस्तार और ट्राइब्यूनल्स की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं तथा उच्च न्यायालयों तथा जिला अदालतों की प्रोसीडिंग्स में राज्य की अधिकृत भाषा के प्रयोग को और बढ़ावा किस प्रकार दिया जा सकता है तथा सरकारी मुकदमों की संख्या कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। देवियों और सज्जनों, स्वाधीनता के बाद बनाए गए भारत के संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की आत्मा समझा जाता है। इसमें 4 आदर्शों न्याय, स्वतंत्रता, अवसर की समानता और बंधुता की प्राप्ति कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इन 4 में भी न्याय का उल्लेख सबसे पहले किया गया है। हमारी न्यायिक प्रणाली का एक प्रमुख ध्येय है कि न्याय के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले हों। हमारे मनीषियों ने सदियों पहले इससे भी आगे जाने अर्थात न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का आदर्श हम सबके सामने रखा था। ऋषि बृहस्पति ने कहा था कि वन में विचरण करने वाले व्यक्ति के लिए वन में, योद्धाओं के लिए युद्ध शिविर में और व्यापारियों के लिए उनके कारवां में ही अदालत लगाई जानी चाहिए। देवियों और सज्जनों, न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों को सुलझाना नहीं बल्कि न्याय की रक्षा करने का होता है और न्याय की रक्षा का एक उपाय न्याय में होने वाले विलंब को दूर करना भी है। ऐसा नहीं है कि न्याय में विलंब केवल न्यायालय की कार्यप्रणाली या व्यवस्था की कमी से ही होता हो। वादी
और प्रतिवादी हम सब लोग जानते हैं, एक रणनीति के रूप में बारंबार स्थगन का सहारा लेकर कानूनों एवं प्रक्रियाओं आदि में मौजूद लूप होल्स के आधार पर मुकदमे को लंबा खींचते रहते हैं। अदालती कार्रवाई और प्रक्रियाओं में मौजूद इन लूप होल्स का निराकरण करने में न्यायपालिका को सजग रहते हुए प्रोएक्टिव भूमिका निभानी आवश्यक हो जाती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इनोवेशंस को अपनाकर और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में न्यायिक प्रशासन के इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा और कार्रवाई के बिंदु तय किए जाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि इन निष्कर्षों की एक आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल।